झारखंड हुजूमी तशद्दुद के में कत्ल किए गए तबरेज़ अंसारी के अहल खाना ने डीसी से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जांच कराने की मांग की, क्योंकि तबरेज़ अंसारी की अहलिया का कहना है कि उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कोई भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी और इसके बाद के हालात पर हो रही सुनवाई के दौरान एक अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि यह मामला इंतहाई संगीन है, इसीलिए वो खुद हालात देखने के लिए श्रीनगर जाएंगे। दरअसल यह मामला बच्चों के इस्तेसाल से जुड़े मामले की समाअत का था। इसमें अर्जी गुजार ने कहा कि कश्मीर में बंद की वजह से वकील हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोगों का हाई कोर्ट न पहुंच पाना संगीन मामला है। उन्होंने पूछा कि क्या लोगों को कोर्ट पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस मामले में कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर से जुड़ी मुख्तलिफ अर्जियों पर सुनवाई हुई। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद की अर्जी पर भी सुनवाई हुई, जिसमें गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है। अब वो श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जा सकेंगे, जबकि वो कोई सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। वहां जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस बारे में मरकज को नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने खानदान से मिलने की इजाजत मांगी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, आपको जाने की इजाजत दे दी गई है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं और उन लाखों लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं जिनकी तरफ से और जिनको देखने के लिए और जिनसे चर्चा करने के लिए और जिनका हाल देखने के लिए मैंने अपनी पिटीशन डाली थी। मैंने अपनी पिटीशन जो डाली थी, मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं डॉक्टर सिंघवी को और एडवोकेट शादान को और उनकी टीम को। मैं उन लोगों की हालत देखने के लिए मैंने प्ली किया था कि हमारे हजारों बल्कि लाखों लोग पलते हैं, जो पौनी वाले हैं हमारे, जो टूरिज़्म के दौरान गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनामर्ग में, यूसमर्ग में और इस तरह की कोई छोटी बड़ी जगहों में पर्यटकों को लेके चलते हैं और दिन का पैसा कमाते हैं और रात को रोटी खाते हैं। इसी तरह से लाखों लोग ब्रिक किलन्स में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग क्वारीज में काम करते हैं। इसी तरह से लाखों लोग हमारे जो शाल की फैक्ट्रियां हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है या कालीन है, उसमें मजदूरी करते हैं। उनकी संख्या लाखों में है और उनमें औरतें, मर्द और बच्चे सब ये काम करते हैं। वो आज कमा नहीं सकते हैं। टैक्सी वाले हैं, टांगे वाले हैं, रेड़े वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ये तमाम डेली वेजर्स हैं। छोटे दुकानदार हैं, ये डेली वेजर्स हैं। शिकारा वाले हज़ारों की तादाद है और लाखों में उनकी फैमिलीज़ हैं, वो डेली वेजर पे जिंदा है। तो इनकी तरफ से पूरे 1.5 महीने से सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही। अब ये एरिया खोल दिया, वो एरिया बंद कर दिया, यहाँ इंटरनेट छोड़ा, वहाँ टेलीफोन छोड़ा। लेकिन ये 1/3 और 1/4 आबादी जो है कश्मीर की, जो जिंदा रहती है, जो पलती है, जो खाते पीते हैं, दिन में अगर वो काम करेंगे तो तभी वो अपने बच्चों के लिए राशन शाम को ला सकते हैं। सरकार का ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने राशन पर्याप्त मिकदार में वहाँ जमा रखा है, लेकिन पर्याप्त मिकदार अगर करोड़ों टन भी होंगे और अगर का पैसा नहीं होगा तो उस पर्याप्त तादाद में या संख्या में
रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आपको ये भी कहा है, वहां जाने की इजाजत इस शर्त पर दी है कि वहां आप नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे। क्या ये शर्त मानते हैं आप? देखें, अभी नहीं, मैं ये जब कल तक ऑर्डर आ जाएगा और उसमें क्या क्या शर्तें लिखी होंगी और उसके बाद मैं उस पर चर्चा करूंगा कल। लेकिन जब तक ऑर्डर में नहीं अच्छी तरह से पढ़ता तो तब तक ये संभव नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, ये जो भी कहा, इतना भी कह सकता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया होगा उस पर हम उसका बराबर पालन करें। अंतिम सवाल है, फारूक अब्दुल्ला पर जो पीएसए लगाया गया है उस पर क्या कहें? क्योंकि अब तक सरकार ये कहती नजर आएगी कि नहीं, उनको नजरबंद नहीं किया गया है, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कह रही है सरकार। इसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। मैं बार बार सदन और सदन के बाहर कह चुका हूँ कि पिछले 70-71 साल से, चाहे वो नेशनल पार्टी हो कांग्रेस जैसी या रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे पुरानी पार्टी है, और चाहे दूसरी पार्टियां हों, इन तमाम पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और लोगों को देश के साथ जोड़ने के लिए हमेशा काम किया है और सभी ने डट के आतंकवाद का मुकाबला किया है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स, समर्थक कुर्बान हो गए हैं देश के लिए, मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टियों के लीडर बोलते हैं लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये कश्मीर के जितने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के रीजनल हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हों, ये उनकी कुर्बानी की वजह से आज वहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आज रूलिंग पार्टी उनका ये इनाम दे दे कि उनको नज़रबंद रखे और उनको पीएसए में जेल में रखे। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए। और इससे जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर घाटी में थी, जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए मरते थे और आतंकवादियों का मुकाबला करते थे, उनका मनोबल इससे बहुत गिर जाएगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इस दौरान मरकज ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। दरअसल MDMK के लीडर PC वाइको की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला किस बुनियाद पर हिरासत में है। इस पर अदालत ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज कई अर्जियों पर समाअत हुई। इसी दौरान मरकज ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। दरअसल MDMK के लीडर वाइको की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला किस बुनियाद पर हिरासत में है। इस पर अदालत ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अगर मामूल पर होते तो वहां जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से पहले फारूक अब्दुल्ला के साथ PM मोदी की मीटिंग हुई थी, तो बाद में उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट कैसे लग सकता है। एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात,
अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएस है, इन पर भी पीएस है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहां पर यूज किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर, 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब यह है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और पीएसए लगा रहे आप, तो कहां की नॉर्मलसी वहां पर? झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहां पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता? एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन एमपी फ्रॉम, जो एमपी है वहां के हैं वो जा सकते थे, मर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें, क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप? तो इसका मतलब यह है कि सरकार वहां पर नॉर्मलसी नहीं है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने जम्मू कश्मीर मामले पर न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने मलाला के ट्वीट के ताल्लुक से भी इज़हार ख्याल किया। वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और उसके लिए सबको सहयोग देने की जरूरत है। जहां तक सामान्य करने की जरूरत है वहां के माहौल को, उसमें भी जरूरत है ये देखने की कि सुरक्षा बहाल होनी चाहिए और खासकर वहां माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है उसको सरसरी तौर पर मैंने देखा है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ स्थिति समान होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी और नेशनल सुरक्षा की बात भी उसने कही है। लेकिन जो बार बार ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्थिति समान हो चुकी है, कर्फ्यू ख़त्म हो गए, 144 ख़त्म हो गया, तो आखिर क्या कारण है कि ये जो वहाँ से जो सांसद हैं या वहाँ से जो लोग हैं, जो राजनीतिक के नेता हैं, उनको भी जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ रही है। सर, मलाला ने एक ट्वीट किया जिसके बाद बवाल हो गया। उसने ये कहा कि कश्मीर में हालत सामान्य होनी चाहिए, स्कूल और कॉलेज बराबर खुलने चाहिए सामान्य तरीके से। उस पर लेकर जो भारत के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो उन पर हमलावर हो गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बात सरकार के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है, चाहे वो मलाला हो या कोई भी हो, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी अगर कोई बात बोलते हैं तो फ़ौरन उनको दबाने की कोशिश होती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। तो मलाला ने अगर ये बात कही है तो क्या गलत कही है कि वहाँ का स्थिति समान होनी चाहिए? ये तो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू टीचर को भीड़ के जरिए पीटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टीचर ने मजहब के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान दिया था, जिसको लेकर शरपसंद अनासर ने टीचर की पिटाई की। इतना ही नहीं, भीड़ ने टीचर के घर में तोड़फोड़ भी की। एक पाकिस्तानी वेबसाइट के मुताबिक इस कारनामे को अंजाम देने वाले मजहबी रहनुमा पीर अब्दुल हक के हामी थे, जिस पर मजहब तब्दील करवाने का इल्जाम भी है। दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने खत लिखकर मंदिरों और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के पेश नजर अलर्ट जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरा और कमांडोज को तैनात किया गया है। इस ताल्लुक से रेलवे के डीजीआरओ से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। कि संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक खत भेजा है और इस बात का जिक्र किया है कि कई रेलवे स्टेशन और कई राज्यों के मंदिरों को वो बम से उड़ाएगा। इस मामले में किस तरह से आरपीएफ और जीआरपीएफ तैनात है, किस तरह से बाकायदा सतर्क हैं, इस मामले पे समझते हैं। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिली है, किस तरह से इस मसले को आप लोग देखते हैं और किस तरह से सतर्कता बढ़ाने का एक आदेश जो है आप लोग दे रहे हैं? कल पोस्ट से एक खत स्टेशन सुपरिटेंडेंट रोहतक
को मिला है, जिसमें एक मैसूद मोहम्मद एरिया कमांडर जैसे मोहम्मद ने अपने को बताते हुए एक चिट्ठी लिखी है कि वो कई राज्यों के जो है वो स्टेशंस और मंदिरों पर वो अटैक करके अपने जिहादियों के मौत का बदला लेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो सारे स्टेशंस को सारे जीआरपीज को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और पहले से भी जो है वो सतर्कता स्टेशंस पे बढ़ती जा रही है और इस खत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ विशेष सतर्कता बरती है और कुछ विशेष स्टेशंस पे जो है वो हम लोगों ने एडिशनल आरपीएसएफ की नियुक्ति की है और सारे अधिकारियों को जो है वो सजग रहने और फील्ड में रहने के लिए कहा गया है। अगर बात की जाए, अभी त्योहारों का सीजन भी आ रहा है जिसमें कि अब दशहरा, दिवाली, काली पूजा, तो ऐसे वक्त में भीड़ भी काफ़ी होती है। तो भीड़ को नियंत्रण करना और भीड़ नियंत्रण के साथ साथ उस पर सीसीटीवी से मॉनिटर करना और किस तरह से इंटेलिजेंस को और भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास और इसके साथ साथ पूरे ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी नजर रखे। देखिए, एक जैसा आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक बुनियादी दृष्टिकोण से सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई चुने हुए स्टेशंस पे स्टेशन सिक्योरिटी प्लान बनाए हैं। उस स्टेशन सिक्योरिटी प्लान के तहत जो है वो स्टेशंस पे एंट्री और एग्जिट की जो रूट्स हैं उनको हम लोग जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं और कई जगहों पे पिछले साल में जो है वो बाउंड्री वॉल या अदर बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जो अनवांटेड एग्जिट और एंट्रीज हों उनको हम लोगों ने बंद कर सकें। और सीसीटीवी कैमरा का उपयोग जो है वो कमांड सेंटर में हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे होंगे कई अपराधों का अनावरण उससे होता है। इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पे हम लोगों ने जो है वो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी जो है वो इस्तेमाल करना हमने प्रारंभ किया है, जिसमें कि जो इस तरह के अपराधी या आतंकवादी होते हैं उनका चेहरा होता है और वो सीसीटीवी के जब्त में आते ही अलर्ट जो है वो भेजता है कंट्रोल रूम में और उस एरिया को हम आइडेंटिफाई करके उस आदमी को ढूंढने में जो है हमें सहायता मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता ने डीसीए डोडे से मुलाकात की। शाइस्ता के हमराह उनके अहले खाना भी थे। उन्होंने डीसी से मुल्जिमीन को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने पोस्टमार्टम और एसआईटी रिपोर्ट की कॉपियां भी मांगी। डीसी ने शाइस्ता को एसपी से मुलाकात करने और उनसे तमाम मतलूबा रिपोर्टों की कॉपियां लेने को कहा। तो तबरेज अंसारी की बेवा ने आज डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे नौशाद आलम से। नौशाद, आज तबरेज अंसारी की बेवा ने मुलाकात की, क्या खास रहा इस मुलाकात का, क्या अपडेट्स? देखिए गौहर, जो ये तशद्दुद के बाद जो उनकी मौत हुई थी तबरेज अंसारी की, उसके बाद जो है ना एक एसआईटी और जांच कमेटी जो बनाई गई थी, वो एसडीओ बशारत कयूम की सदारत में कमेटी जो है बनी थी और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, तीसरा रिपोर्ट जी, उसकी 2 रिपोर्टें आई थी और वो रिपोर्ट के ताल्लुक से जो है ना वो बेवा, जो तबरेज अंसारी की बेवा है, वो जिला इंतजामिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट की जो है ना हकीकी कॉपी उन्हें फराहम की जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें जो अपने दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 22 जून को जब ये हादसा पेश आया था तो उन्होंने थाने में केस के साथ उन्होंने दर्ज किया था वो मामला को और उसी केस की जो है उसने दरख्वास्त में भी जिक्र किया है और कहा है कि इस ताल्लुक से मजीद जो है ना कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें जो है ना हकीकी जो रिपोर्ट है उसकी जो है ना कॉपी उन्हें मतलूब है और वो ताकि जो है ना वो कानूनी कार्रवाई को मजीद जो है ना अपील की जा सके, क्योंकि आपको मालूम है गौहर की कुछ रोज कबल जो है इसमें जो ताजीरात हिंद की दफा 302 है उसको जो है ना बदलते हुए 304 कर दिया गया था और उसके इस नतीजे में जो है उसका वाज़ेह तौर पे कहना है कि मुल्जिमीन को बचाने की ये कोशिश की गई है और वो इंसाफ के लिए जो है वो फिर से जो है ना वो जिला इंतजामिया के पास आई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे भी उसमें जिक्र किया है कि 30 अगस्त को भी इस ताल्लुक से जो है ना वो जिला इंतजामिया से मुतालबा की थी, लेकिन वो रिपोर्ट उन्हें फराहम नहीं की गई है और उन्होंने आज ये कहा है कि जब तक उन्हें नहीं मिलेगा, 2 घंटे का उन्होंने वक्त दिया है, जब तक उन्हें वो रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो तामर्द जो है वो अनशन पे बैठ जाएंगी यहाँ पे उसी कलेक्टेरिएट ऑफिस के अहाते में। और अब देखना ये होगा कि उन्हें जो है कितनी देर में वो रिपोर्ट फराहम की जाती है और इंतजामिया की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। गौहर नौशाद, हाल ही में जो इनकी अहलिया है, बेवा है शाइस्ता परवीन, उन्होंने ये कहा था कि उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, जो वहां की पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है और उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। क्या आज की मीटिंग में भी ऐसा कोई जिक्र हुआ?
ठीक, और जिस दरखास्त में तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से जो है कानूनी जो अवामिल जो मराहिल चल रहे हैं उसमें जिस तरह से मुलजिमीन को बचाने के लिए कही है या रिपोर्ट को एक शवाहिद बना करके जो कार्डियक अरेस्ट की बात कही गई, उसमें उन्होंने वो जिक्र किया है कि जिस तरह से वो बयान भी उनका आया है कि जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई है, जो 302 का जो मुकदमा उस पर दर्ज था उसी के तहत जो है मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए 304 कर दिया गया। यानी मतलब ये कह लीजिए कि दानिस्ता तौर पर उससे मुलजिमीन को बचाने की ये कोशिश है, और इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट के आने के बाद जब 302 का जो मुकदमा वो तब्दील किया गया था, उसके बाद उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये मुतालबा उनका था। लेकिन इस अभी दरखास्त में इसका जिक्र नहीं है। शायद वो रिपोर्ट जो है, जो हकीकी रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट है, उसके बाद जो है ना वो अदालत में वो पेश करेंगी, और उसमें इस बात का भी जिक्र किया है इस दरखास्त में कि चार्जशीट में 302 को 304 बना करके चार्जशीट दाखिल की गई है, तो अदालत में जो है ना इस शवाहिद के बुनियाद पे वो आगे के कदम उठाना चाहती है और इंसाफ का मुतालबा वो अदालत से करेगी। गौर जी, बहुत शुक्रिया नौशाद आलम। आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव अब नहीं रहे। जराये की इत्तला के मुताबिक शिव प्रसाद राव ने हैदराबाद में वाक़े अपने ही मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने उन्हें बिस्वा तारा हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाज़ेह है कि चंद दिनों से YCP हुकूमत की जानिब से की जा रही हिरासानी से वो तंग आ चुके थे। शुबा किया जा रहा है कि इसी सदमे से वो दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने ये कदम उठा लिया। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। नेतन्याहू काबीना ने यहूदी बस्ती बनाने की इजाजत दे दी है। गुज़श्ता रोज ही नेतन्याहू ने वादी उर्दुन को इजराइल में जम करने का वादा किया था। इसराइल में कल चुनाव होने वाले हैं। सियासी जमातें भी ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसराइल में 6 महीने में दूसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए इंतहाई अहम है। ये बात बदउनवानियों के इल्जामात का सामना कर रहे बिन्यामिन नेतन्याहू भी खूब जानते हैं, इसलिए वो इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंतखाबात से ऐन कब्ल उनकी काबीना ने वादी उर्दन में यहूदी बस्ती बसाने का फैसला दाएं बाजू के वोटरों को खुश करने के लिए किया है। המיוחדת הזאת דווקא בבקעת הירדן. זה לא רק השער המזרחי של מדינת ישראל, זה קיר המגן מן המזרח, משום שבקעת הירדן, יחד עם השטחים ששולטים עליה, שיהיו חלק ממדינת ישראל, מבטיחים שצה"ל יהיה פה לעד. במקום שתהיה לנו מדינה של כמה קילומטרים רוחב, זו מדינה עם עומק אסטרטגי וגובה אסטרטגי. היום הממשלה תחליט על התנעת התהליך של הקמת יישוב מבואות יריחו בבקעת הירדן. האישור הסופי כמובן יינתן עם הקמת הממשלה הבאה. गुज़िश्ता रोज ही बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि अगर चुनाव जीतकर वो इख्तिदार में आए तो उनकी हुकूमत वादी उर्दन को इसराइल में शामिल कर लेगी। अप्रैल में हुए चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी को 36 सीटें मिली थी। इस वक्त भी लिकुड पार्टी का सीधा मुकाबला ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से है। 120 रुकनी नेसेट में सादा अक्सरियत के लिए 61 सीटें दरकार है, जो तज्जिया निगारों के मुताबिक किसी जमात को मिलती नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तान के स्टार बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने म्यांमार मांडले में 150 अब जुमरे में लगातार चौथी IBSF आलमी बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पंकज के करियर का 22वां आलमी खिताब है। 34 साल के अडवाणी का पिछले 6 साल में ये 5वां खिताब है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंकज अडवाणी की इस जीत पर ट्वीट के जरिए उनको मुबारकबाद दी है। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।